वरिष्ठ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम आपके साथ जुड़ाई गया है। सुनील जी, बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट में अभी एक थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज़ है, लेकिन काफ़ी हमने चढ़ाव भी देखे हैं। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि जो मेन इवेंट थे अभी वो सरपास हो गए हैं और हमने आरबीआई पॉलिसी भी आके देख ली। ऑफ कोर्स फेड की हम आगे देखेंगे 18 तारीख को क्या होता है, लेकिन कैसे मान के चलना चाहिए मार्केट में? अभी कैसे आप काम करोगे और ट्रेंड आपको कैसे लग रहा है फर्दर ऑन? देखिए, मार्केट में तेजी का कारण मेनली था एफआईएस की वापसी, क्योंकि भले ही जीडीपी नंबर खराब आए थे, मगर उसके कारण आरबीआई की पॉलिसी में एक लिक्विडिटी मेजर जो सीआरआर कट था, उसको एंटिसिपेट करते हुए 5 दिन के लिए मार्केट जो ऊपर चढ़ा ना, उसमें करीबन 20,000 करोड़ एफआईआईस की वापसी अक्टूबर और नवंबर में 1.25 लाख करोड़ उन्होंने बेचा था। तो थोड़ा एफआईआईस की वापसी हमने देखा, इसलिए मार्केट अपटिक में थी। आज भी अगर देखें तो शायद एफआईआईस सेलिंग कर रहे हैं, बिकॉज आईटी, एफएमसीजी, फार्मा ऐसे सेक्टर्स भी दबाव में हैं। तो ये मार्केट अभी एफआईआईस के हाथ से ऊपर नीचे चल रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग कांस्टेंट है, एसआईपी बुक बहुत बढ़िया है, तो इसके कारण स्मॉल कैप और मिड कैप में बाइंग सपोर्ट मिल रहा है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से। फिर एफआईआईस की ये दिसंबर मंथ ऑलवेज एक लाइट मंथ होता है। इस बार क्योंकि एक थोड़ा करेक्शन आ गया था नवंबर में, इसलिए थोड़ी एफआईआईस ने एक एंट्री किया था, मगर अगले 15 दिन में देखिए तो ये ज्यादातर एफआईआईस छुट्टी पे चले जाएंगे। उनका न्यू ईयर तक तो बहुत ठंडा रहेगा, तो वॉल्यूम्स एफआईआईस की तरफ से कम रहेगी, तो मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। प्लस डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स भी सावधान रहेंगे कि कौन से स्टैक खरीदना है, और स्पेसिफिक सेक्टर रिलेटेड इश्यूज भी सामने आ रहे हैं। जैसे इस बार मानसून अच्छा था, मगर कई जगह पे एक्सेस मानसून का इम्पैक्ट दिख रहा है, वो एफएमसीजी में वो भारी पड़ रहा है। एट द सेम टाइम फेस्टिवल डिमांड सर्टेन सेक्टर्स में अच्छा था, मगर पोस्ट फेस्टिवल आप देख रहे हैं कि टू व्हीलर में थोड़ा चैलेंजेस था। तो आई थिंक बहुत सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में टिल द 10th और 15th ऑफ जनवरी मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, बिकॉज एफआईआईस भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। मगर जैसे ही जनवरी में अर्निंग सीजन शुरू होती है, मेरे ख्याल में कुछ ये फेस्टिवल सीजन के नंबर्स भी उधर दिखेंगे, तो थोड़ा रुझान इंप्रूव होगा। और 1 फरवरी को बजट है, उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएंगे, तो थोड़ा माहौल ठीक लगेगा और अर्निंग्स रिजल्ट्स मेरे ख्याल में बेहतरीन आना चाहिए, क्योंकि इस क्वार्टर की जीडीपी डेफिनेटली पिछले क्वार्टर से बेहतर होगी। पिछले क्वार्टर 5.4 था, इस क्वार्टर आरबीआई ने अनुमान दिया है 6.8 का, तो उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स में भी दिखेगा। तो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्ली 1 महीने के लिए अब थोड़ी कंसोलिडेशन फेज चलती रहेगी। તો એક કોન્સોલિડેશનનું ફેઝ કદાચ આપણે જોઈ શકીએ છીએ જ્યાં સુધી થર્ડ ક્વાર્ટરના નંબર્સ આવવાની શરૂઆત નથી થતી, અને એ ઓફકોર્સ જાન્યુઆરી 2nd વીકથી જ આપણે જોઈશું, એટલે કે નવા વર્ષથી જ જોઈશું. તો અત્યારના એફઆઈઆઈસ ઓફકોર્સ હોલિડે મૂડમાં છે ને, યુઝ્યુઅલી આ સમય દરમિયાન એ વિથડ્રો કરી લેતા હોય છે માર્કેટમાંથી, અને રીએન્ટ્રી પણ એ જ 2nd વીક ઓફ જાન્યુઆરીથી આપણે જોતા હોય છે. પણ સુનિલજી, तो अभी कैसे काम करें हम मार्केट में, क्योंकि जो इवेंट है वो अभी जो ध्यान में रखे तो ऑफ कोर्स थर्ड क्वार्टर के नंबर्स और उसके बाद 1 फरवरी को बजट तक भी को लगता है कि जैसे कि नंबर तो आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बजट तक भी मार्केट थोड़ा नर्वस रहता है, एक रेंज में रहता है। ऑफ कोर्स जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम रैलीज देखते हैं। अगर निवेश करना है तो कैसे अभी हम निवेश करें? साल 1.5 साल वाला आउटलुक पैसा है तो आप शांत रहिए, अभी कुछ मत कीजिए, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। आप मिड जनवरी में एंट्री कर सकते हैं, मगर आपका 3 साल 5 साल ऐसा रुझान है, तो मैं कहूंगा कि आप एक मल्टी एसेट कैटेगरी में, मल्टी कैप मल्टी एसेट कैटेगरी में अपना एक एसआईपी के जरिए सिस्टमैटिक खरीद सकते हैं, क्योंकि जो भी करेक्शन आएगा वो आपको फायदेमंद होगा। बिकॉज मीडियम टर्म आउटलुक तो अच्छा ही है, तो मैं कहूंगा स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट आप करें, अगर आपका टाइम फ्रेम 3 साल से ज्यादा हो, और एक उसको सेक्टरली डाइवर्सिफाइड करें, कोई 1 या 2 सेक्टर के ऊपर बेट ना करे।
ઓકે, તો મલ્ટી કેપ સેક્ટર્સમાં ડિવાઈડ કરવાનો રહેશે અને એક સ્ટેગર્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાનમાં આપણે નજર કરી શકીએ છીએ ને એ રીતને રણનીતિથી આપણે નિवेश કરી શકીએ છીએ. अगर सेक्टर वाइज देखें तो कहाँ आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज अभी एक अच्छा मोमेंटम है, अच्छा लेवल्स है जहाँ हम एंट्री कर सकते हैं अभी? मुझे अभी भी मैं कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, क्योंकि बैंक इंडेक्स का परफॉर्मेंस भी देखें तो एक साल में निफ्टी के खिलाफ निफ्टी का करीबन 17%, एक साल का रिटर्न, बैंक इंडेक्स का 14%, यानी 3% कम रिटर्न. मगर अर्निंग्स में देखें तो बैंक्स, कुछ गिने चुने बैंक्स के बहुत अच्छे थे अर्निंग्स. और अभी आरबीआई का सीआरआर कट भी आ गया और अगले साल 1-2 रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने थर्ड क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में 4% इन्फ्लेशन का अनुमान दिया है. शायद अगर वो सही निकले तो एक रेट कट और 2 रेट कट भी अगले साल हो सकते हैं. तो इस माहौल में सेकंड चीज क्या है कि मैं दो जो सेक्टर्स एक मीडियम टर्म में जो ग्रो होती है देख रहा हूँ. एक तो कैपिटल गुड्स रिलेटेड इंफ्रा सेक्टर है, दूसरा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है. कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी माने उसके अंदर ऑटो भी होता है, रियल्टी भी होती है और अपना जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी होते हैं. तो ये दोनों चीज ना, इसके लिए बैंक लेंडिंग या एनबीएफसी लेंडिंग की जरूरत है. तो मेरे लिए जो लेंडिंग बुक थोड़ी उतनी टाइट नहीं चल रही थी ना, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स ठीक से शुरू नहीं हुआ है अभी भी. अगले साल डेफिनेटली उसकी वापसी हम देख सकते हैं. तो उसके कारण मेरे ख्याल में बैंक्स का लेंडिंग नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ेगा. सेकेंड, आरबीआई पॉलिसी से ही मैं क्लू ले लूंगा कि अब डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ दोनों एक तरफ साथ में है 11% के करीब. तो वो अच्छी चीज है, क्योंकि बैंक के ऊपर निम का प्रेशर उतना नहीं होगा. वो एक तरफ मेरे लिए बैंक, स्पेशली कॉर्पोरेट लेंडिंग वाले बैंक्स में बहुत पॉजिटिव लग रहा हूँ. एट द सेम टाइम ये बीएफएसआई स्पेस में खाली लेंडिंग साइड का नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग साइड का भी आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपके पास एएमसीज होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज होते हैं और प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं. तो ये सब क्या है कि इंडिया का जो एक थिंग बहुत क्लियर है ना, अगर आप देखें अभी जीडीपी पर कैपिटा हमारा 2800 के करीब आ गया है. कुछ दिन पहले ही वो 200 के 2000 के साथ था, 2250 के लेवल में. तो ये बढ़त हो रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है ना कि रिच थोड़े और भी रिच हो रहे हैं और पुअर और मिडिल क्लास वही के वही रहे. तो इसलिए आप के शेप रिकवरी देख रहे हैं ना, कि महंगी चीजें जैसे बड़ी बड़ी घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां, एसयूवीज, ये बिक रही है, मगर बॉटम ऑफ द पिरामिड में एंट्री लेवल कार या अपनी जो टू व्हीलर है वो नहीं बिक रहे. तो ये जो चीज है उसमें इसके कारण सेविंग्स भी ज्यादा बढ़ेंगे लोगों की, बिकॉज जब इनकम बढ़ती है रिचर पीपल की, तो एक तरफ वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे ना. तो सब ये जो इन्वेस्टमेंट साइड की होती है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग, इनका भी मैं बेनिफिट अगले साल में बहुत अच्छी तरीके से आने का एक उम्मीद रख रहा हूँ. तो इसलिए मेरे लिए बीएफएसआई वैल्यूएशन के तौर पर और ग्रोथ सीन के बहुत पर मेरे लिए टॉप पिक होगा विद इन द सेक्टर्स. ओके, तो बीएफएसआई पर ऑफकोर्स તમે નજર રાખી શકો છો. बीएफएसआई की अगर बात कर ही रहे हैं तो क्या आप कहाँ निवेश करेंगे? पीएसयू बैंक्स में करेंगे, प्राइवेट में करेंगे, कि एनबीएफसीज पे भी आप एक झुकाव रखेंगे? जरूर. मैं गुड क्वालिटी, मेरे लिए क्या है कि कैपिटल एडिक्वेसी, एनपीए कंट्रोल और क्वालिटी ऑफ द लेंडिंग बुक. तो गुड क्वालिटी एनबीएफसीज, गुड क्वालिटी पीएसयू बैंक, गुड. तो इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वालिटी, क्योंकि एनपीए सेक्टर जैसे आपने देखा माइक्रो फाइनेंस में दबा हो रहा है. तो ऐसे चीजों से जो एक अच्छा बैलेंस शीट मेंटेन कर रहे हैं, तो तीनों मैं कहूंगा, और इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और गोल्ड लोन लेंडिंग कंपनीज, क्योंकि वो कोलैटरलाइज लेंडिंग है ना, उसका सिक्योरिटी हाथ में होता है. तो मेरे ख्याल में ये पूरा चीज, एक गिने चुने माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा एनपीए लेवल बढ़ रहा है, तो थोड़ा सावधान रहने का है. बट अदरवाइज मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं कि प्राइवेट की, क्या है ना, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा रिटेल और कंज्यूमर लेंडिंग में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी लेंडिंग में अव्वल नंबर पे है. कॉर्पोरेट लेंडिंग में स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज को ऑर्डर बुक फिलअप करने के लिए पीएसयूज बैंक ही आगे होते हैं, क्योंकि उनके पास वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और नॉलेज ऑफ दी कंपनीज बहुत ज्यादा होता है. तो एक स्प्रेड आउट पोर्टफोलियो रखना चाहिए, खाली पीएसयू या खाली प्राइवेट ऐसा चूज करने की जरूरत नहीं है. सभी में अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं, क्वालिटी ऑफ द कंपनी को देखनी चाहिए.
जैसे कि आपने पहले ही कहा सुनील जी, वो मुझे समझ एक बात नहीं आ रही है। अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ रही है जो आपने मेंशन किया, लेकिन कंजम्पशन में अगर देखें तो वहाँ एक नेगेटिव हम देख रहे हैं। एक बाजू हम रूरल में थोड़ा अप टेक जो देख रहे हैं, अर्बन में एक थोड़ा स्लो डाउन देख रहे हैं। क्या एक फूड इन्फ्लेशन की वजह से आप ये सिनारियो देख रहे हैं? अगर आज गोदरेज कंज्यूमर का भी जो अपडेट आया है और वे इन एडवांस आ गया है, उन्होंने अभी और एक महीना बाकी है रिजल्ट सीज़न को शुरू होने के लिए, कैसे आप देखोगे? क्योंकि एक वहाँ एक स्लोनेस दिखाई दे रहा है। और कैसे आप एफएमसीजी सेक्टर को रखेंगे, कंजम्पशन को रखेंगे वीज़ डिस्क्रिशनरी? क्या कौन सा यहाँ पासा विनिंग स्ट्राइक हो जाता है कंज्यूमर के लिए? देखिए, मैं दो चीजें इसमें, एक है बिजनेस का आउटलुक, एक है ईपीएस का आउटलुक। ओके, तो अभी बिजनेस का आउटलुक देख तो क्लियरली इन्फ्लेशन का असर आपको लोअर एंड कंजम्पशन में क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कंज्यूमर सरप्लस गिरता है और छोटी मोटी चीजों को वो पोस्टपोन करते हैं, जैसे अपने टू व्हीलर को रिप्लेस करना या अपने नॉर्मल डे टू डे आइटम्स है उसके कंजम्पशन को कम कराते हैं। तो बिजनेस लेवल में ये हाई इन्फ्लेशन लो एंड कंजम्पशन में इंपैक्ट कर रहा है, बट डिस्क्रिशनरी में उतना नहीं इंपैक्ट करेगा, बिकॉज जब ईएमआई भरा रहे हो आप तो स्प्रेड आउट कर रहे हो, तो ईएमआई में 20-30 रुपया बढ़ गया आपको बिकॉज ऑफ ये। अभी ब्याज दर भी स्टडी है, अभी देखिए सीआरआर रेट के कारण ब्याज दर में भी ज्यादा बढ़त नहीं देखेंगे आप। तो उस वहां के उस चीज के कारण कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में एक डिमांड आ सकता है, उधर भी हाई एंड जैसे मैं ना की शेप रिकवरी, क्योंकि जो एचएनआईज और सुपर एचएनआईज है उनकी इनकम बहुत बढ़ गई है, तो ये बिजनेस वाला चीज ये है, राइट। बट द सेम टाइम आपको ईपीएस को बात करें ना तो दो चीजें इसमें, एक होता है कि यही इन्फ्लेशन एफएमसीजी कंपनियों की कॉस्ट को बढ़ाती है। अभी फूड की इन्फ्लेशन बढ़ा तो अगर गेहूं के दाम बढ़ते हैं तो नेचुरली बिस्किट वाली कंपनी को इम्पैक्ट आता है ना। जैसे पाम ऑयल बढ़ गया तो ऑटोमेटिक, इसलिए गोदरेज का भी आपने बताया कि पाम ऑयल की कॉस्ट की इंक्रीज उनके इनपुट कॉस्ट में, सोप में इस्तेमाल होता है पाम ऑयल। तो इन्फ्लेशन का असर ईपीएस के ऊपर भी आता है, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, बिजनेस भी कम हो रहा है। और एफएमसीजी बेस्ट ऑफ टाइम्स में आपको 6-7-8% ही बढ़ते हैं, वो 20-30% थोड़ी बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अभी मौका एफएमसीजी के लिए ठीक नहीं है एट दिस पॉइंट, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन, अगर फूड इन्फ्लेशन घटती है तो उसके बाद ही उसका अच्छा इंपैक्ट देख सकते हैं। सिमिलरली इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी, अगर चीन में कुछ प्रॉब्लम आता है और उसके कारण चीन सबसे बड़ा कमोडिटी कंज्यूमर है, तभी उसके इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस में एक डिक्लाइन दिखेगा। मगर अगर अमेरिका बहुत बेहतरीन कर रही है इकोनॉमी तो फिर कमोडिटी प्राइस बढ़ सकते हैं, वो भी हानिकारक है एफएमसीजी कंपनियों के लिए। तो मेरे ख्याल में अब रिस्क रिवॉर्ड एफएमसीजी के फेवर में नहीं है इमीडिएटली, क्योंकि ना ही उनके बिजनेस सेल्स ग्रोथ की उम्मीद बहुत बढ़िया है, एट द सेम टाइम कॉस्ट प्रेशर्स भी बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जनवरी मिडिल तक वेट कीजिए, जब उनके अर्निंग सीजन आएंगे तो क्या गाइडेंस दे रहे हैं सामने वाले महीनों के लिए, उसको ध्यान देकर फिर ये हम एलोकेशन करेंगे। एफएमसीजी से सावधान रहना अच्छी बात है। सुनील जी, फार्मा और हेल्थ केयर एक सेक्टर पे एक नज़र रखनी चाहिए, हम रख रहे थे और यहाँ हमने काफ़ी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देखा है। लेकिन ये सेक्टर का क्या है कि वो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ के जो नियम होते हैं वो भी अपने को यहाँ इंडियन फार्मा कंपनीज़ को थोड़ा असर करते हैं। जैसे कि आज जैसे हमने देखा कि बायो सिक्योर जो पॉलिसी है उसको डिफेंस बिल में नहीं इंक्लूड किया गया है। कैसे आप देख रहे हैं आगे जाके, क्या ये सेक्टर पे आप ध्यान रखेंगे जिसका एक रनअप अच्छा रहा है? जरूर, इसके 2-3 कारण हैं। कंपनी स्पेसिफिक ऐसी कुछ इवेंट्स होती रहेगी, तो यहाँ पे एक ब्रॉड सेक्टर व्यू आसानी से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मैं क्यों कहूंगा कि एक आपने बताया कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा, बट उसके अलावा इस सेक्टर में आपको डोमेस्टिक हॉस्पिटल्स है, डायग्नोस्टिक्स है, मेडिकल टूरिज्म है, तो डोमेस्टिकली भी बहुत पोटेंशियल है फार्मा सेक्टर में। ओके, दैट्स वन थिंग, तो इसको दोनों तरफा से देखना चाहिए। अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा में ना दो चीज सामने है, एक है इनके एक्सपोर्ट के कारण इनके अर्निंग्स लिंक्ड होते हैं डिप्रिसिएशन से लिंक। तो आज एक अमेरिका में डॉलर स्ट्रांग हो रहा है
तो नेचुरली उनके अर्निंग्स में वो पॉजिटिव रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए फार्मा में रनअप है वो पार्टली आप ये डॉलर स्ट्रेंथ और रुपी वीकनिंग के कारण आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जब तक रुझान डॉलर का स्ट्रांग रहता है ये इनके लिए पॉजिटिव होता है, वो एक बात है। सेकंड, मैं थोड़ी दूर दृष्टिकोण से देखूं तो ट्रंप के आने के बाद क्या है बातचीत की, 60% चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे और 10% बाकी देशों जैसे इंडिया के ऊपर लगाएंगे। तो चाइना एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल एपीआई से लेकर फुल वैल्यू चेन में चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो क्या होगा इसमें कि एक तरफ इंडियन फार्मा कंपनीज को एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि चीन से जो बात टैरिफ के बाद उनके प्रोडक्ट्स महंगी हो जाएंगी, तो एक अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगा कि वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट करें, नंबर वन। नंबर टू, बात ये भी है कि आप ओवरऑल एक देखें तो चाइना भी चुप नहीं बैठेगा इस चीज के ऊपर कि इतने 60% टैरिफ लगे, तो चाइना भी क्या करेगा कि अपना प्रोडक्शन को आउटसोर्स करेगा बाकी देशों से, ताकि वो मेड इन दैट कंट्री प्रोडक्ट हो जाए, चाहे वो वियतनाम हो या इंडिया भी हो। इसलिए आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत इंडिया, अभी भी चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जितना भी बॉर्डर पे हमारी प्रॉब्लम्स है फिर भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, ये बोलिए मत। सेकेंड चीज ये है कि हाल में हमने देखा कि एक पॉलिटिकली एक थॉइंग आ गई है, बैक टू लाइन ऑफ कंट्रोल में हम दोनों ने अग्री किया है कि हम अपने ट्रूप्स को रखेंगे। ये सब एक इकोनॉमिक लिंकेज भी है मेरे ख्याल में। इंडिया और चाइना ये ग्राउंड लेवल पे साथ में काम कर सकते हैं ताकि इसका फायदा चाइना को भी मिले, इंडिया को भी मिले। तो मेरे ख्याल में फार्मा इसमें बहुत बड़ा एक प्लेयर है, जहाँ पे चाइनीज एपीआई इंग्रेडिएंट्स को यहाँ मैन्युफैक्चर करके तो उनको भी हम यहाँ से अगर एक्सपोर्ट करेंगे यूएस को, तो मेड इन इंडिया है तो 10% टैरिफ से एस्केप हो सकता है। तो ये ग्राउंड लेवल में एक गठबंधन धीरे धीरे, बहुत पब्लिकली इंफॉर्मेशन नहीं आएगी बट ग्राउंड लेवल में धीरे धीरे आ सकती है। तो ओवरऑल फार्मा के लिए, स्पेस के लिए ये एक अच्छा रुझान है, क्योंकि एक यूएस मार्केट और यूएस इकोनॉमी अगर ग्रोथ फेज में है तो डेफिनेटली फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट्स का नीड भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, और चाइना और इंडिया दोनों मिलके उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इंडियन फार्मा में मैं अभी भी एक पॉजिटिव रुझान रखूंगा डिस्पाइट दी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द वैल्यूएशन एंड द शेयर प्राइसेस। और जी अगर मिलके करें तो ऑफ कोर्स ये है, ये अच्छा सा एंगल आपने बताया सुनील जी। लेकिन अगर जब भी हम चाइना प्लस वन की बात कर ही रहे हैं तो हमने देखा है कि भारत ने बहुत सारी रिफॉर्म्स किए हैं चाइना प्लस वन के लिए। कौन से अदर सेक्टर्स आपको लगते हैं कि एक ल्यूक्रेटिव लग रहे हैं अगर हमको एडवांटेज लेना है तो? और एज फॉर एग्जांपल मेटल में देखें तो एंटी डंपिंग का भी चाइना की तरफ से हम डंपिंग का भी एक अभी बीच में समाचार आया था। कैसे आप देखोगे, कौन से सेक्टर्स आपको पसंद पड़ेंगे वो एंगल से अगर निवेश करना है तो? दो तीन चीज में सामने है। एक सेमीकंडक्टर, जहाँ पे इंडिया बहुत बड़ा मूव कर रहा है, और चाइना और ताइवान का जो स्ट्रैंगल होल्ड है उस फील्ड पे, उस पे आई थिंक अमेरिका भी हमें सपोर्ट करेगी उसमें, और सेमीकंडक्टर की ग्रोथ में बहुत बड़ा पोटेंशियल देख रहा हूँ। सेकंड, ट्रम्प की जो टैरिफ की बात करें और ये करें तो क्या होगा कि एक गठबंधन भी सामने आ सकता। तो मेरे लिए डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, तो क्या होगा कि हम अमेरिका से कुछ चीज खरीदेंगे और अमेरिका भी आउटसोर्स करेगी यहाँ पर चाइना में जो कर रही है। तो डिफेंस रिलेटेड मेरे को लगता है कि इंडिया और अमेरिका का एक गठबंधन कारण पीएलआई के अंदर आपको अमेरिकन कंपनी यहाँ पे अपना सब्सिडरीज या अपने पार्ट आउटसोर्सिंग को यहाँ सेटअप करेगी, और वो हमारे पीएलआई के इंसेंटिव्स का बेनिफिट उठाकर वापस उस प्रोडक्ट को अमेरिका को री एक्सपोर्ट करेगी ना। तो अगर अमेरिकन कंपनियां ही इंडिया में आके मैन्युफैक्चर कर रही है तो शायद टैरिफ उतना नहीं लगेगा जितना एक इंडियन कंपनी एक्सपोर्ट करेगी ना। तो मेरे लिए डिफेंस एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन मोदी जी एंड ट्रम्प मैं देख रहा हूँ कि एक गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर वो ब्रॉड बेस्ड टैरिफ इंडिया पे लगा रहे हैं तो इंडिया भी अगर कुछ खरीदता है अमेरिका से और ये गठबंधन बनता है तो वो एक विन विन सिचुएशन हो सकता है। तो मेरे लिए डिफेंस रिलेटेड कैपेक्स में भी पीएलआई का एक थिंग, सेमीकंडक्टर दूसरी बात है जो मेरे को पीएलआई में दिख रहा है। तीसरी बात, मैं अभी टेक्सटाइल में अभी हार्डली जो बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम हो रही है उसके कारण हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, पर ये सस्टेनेबल वे में हमें कन्वर्ट करने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है तो वहां पे भी पॉजिटिव बहुत आउटलुक बन सकता है आगे वाले दिन के लिए।
और एक बार हम ये टेक्सटाइल कंट्री थे, हमारी यहाँ बहुत वो बोलबाला थी, जो अभी हम देख रहे हैं कि कैसे सिचुएशन है, लेकिन यस, ऐसे जो सिचुएशन है वो एक टर्न अराउंड भी दे सकते हैं अगर हमने वहाँ पे काम किया तो। लेकिन अब के लिए सुनील जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. બજોડાલા રેડિયો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.